ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। जो कोई भी इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहा है तो मैं बता दूं, मैं वीक में 2 दिन मैं सैटरडे एंड संडे जो है मैं ऑर्गन की क्लास लेता हूं और डेली जूम पे। अगर आपको ये क्लास लाइक ज्वाइन करनी है तो फिर इसका जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है द होम मेडिकोस, और मेरी जो क्लास की टाइमिंग्स रहती हैं वो रहती हैं 7 से 8। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एपोरिज्म 3 से लेके एपोरिज्म 6 तक। ओके, क्लास शुरू करने से पहले मैं ये चीज बता दूं कि जैसे कि जो कि मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा वो मेरा मेन पर्पस ये रहेगा कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मतलब है ना इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब इतने अफोरिज्म अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए कैसा भी आए आप उसको लिख सकते हैं। पहली चीज, वाइवा में भी अगर आपसे कोई चीज पूछी जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं इसमें नोट्स नहीं बन मतलब मैं ऐसे थ्योरेटिकल पूरे लंबे चौड़े नोट्स पैराग्राफ टाइप्स में वो नहीं लिखवाऊंगा। मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में जो है वहां पे आपको हर एक एफोरिज्म के कुछ नोट्स टाइप में प्रोवाइड करूंगा इसी स्लाइड्स के थ्रू, है ना। जिससे क्या रहेगा कि पहली चीज तो आपका शॉर्ट रिवीजन का हो जाएगा कि एक तो जो समझने में आपको आसानी होगी, यानी कि जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी होगी उस चीज में। एक और चीज मैं बता दूं कि जब भी हम ऑर्गेनाइज पढ़ते हैं तो उसमें जो ढेर सारे एफोरिज्म्स होते हैं, कभी भी हमें एफोरिज्म जो होते हैं ना एग्जाम में ऐसे नहीं होता कि हमको एज इट इज लिखने होते हैं कि मान लो जैसे कि एफोरिज्म 1 है उसको एज इट इज लिखना हुआ, 2 है एज इट इज लिखना हुआ, 3 है एज इट इज लिखना हुआ, मतलब रटने नहीं होते। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये चीज होती है कि उस एफोरिज्म के अंदर दिया क्या गया है, ठीक है। या फिर उस एफोरिज्म का एक मेन कीवर्ड कि हाँ, जैसे कि फर्स्ट एफोरिज्म है उसके अंदर है मिशन ऑफ द फिजिशियन, है ना। सेकंड एफोरिज्म है उसमें है हाईएस्ट आइडियल क्योर, थर्ड एफोरिज्म है उसमें है नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, फोर्थ एफोरिज्म है उसमें क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरीके से। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि किस एफोरिज्म के अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है। बेसिक चीज ये होती है। अगर मान लीजिए एग्जाम में भी मान लो क्वेश्चन आता है तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से नहीं आता कि एफोरिज नंबर 1 डिस्क्राइब कीजिए, एफोरिज नंबर 2 डिस्क्राइब कीजिए, या 3 4 एक्सेट्रा इस तरीके से नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फिर कुछ इस तरीके से आता है, जैसे कि मान लो और डिस्क्राइब मिशन ऑफ द फिजिशियन, ठीक है। मान लो शॉर्ट में आ गया कि डिस्क्राइब मिशन ऑफ द फिजिशियन, ठीक है, यानी जो फर्स्ट एफोरिज्म बताया गया। तो फिर डिस्क्राइब हाईएस्ट व्हाट इज हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, या फिर व्हाट इज द मिशन ऑफ द फिजिशियन, व्हाट इज नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, व्हाट इज प्राइमा कॉजा मोरबाई, इस तरीके की चीजें जो है। स्टूडेंट्स वैसे मैं बता दूं कि मैं लैपटॉप पे क्लास ले रहा हूँ तो मैं आपको सुन नहीं सकता अभी क्योंकि मेरे जो है स्पीकर्स काम नहीं कर रहे अभी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई चीज गड़बड़ लगे या फिर आपको कुछ चीज समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एंड उसी चीज को आपको, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया जैसे कि कुछ भी आ जाता है, जैसे मान लो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो अभी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो कि आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है लॉन्ग में तो है ही एफोरिज्म, जो कि एफोरिज्म नंबर थर्ड। एफोरिज्म नंबर थर्ड यानी कि नॉलेज ऑफ द फिजिशियन या क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये आता है तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्राइब नॉलेज ऑफ द फिजिशियन या डिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस ऑफ द ट्रू फिजिशियन इन डिटेल, इस तरीके से आता है। अब इसमें ये नहीं है कि आपको पूरा थर्ड एफोरिज्म एज इट इज छाप देना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता। आपको सिंपल सी चीज क्या करना है, आपको सिर्फ अगर मान लीजिए जो भी ऑर्गन में एफोरिज्म से रिलेटेड या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिंपल सी चीज ये करनी होती है कि आपको हेडिंग डालनी है कि नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, देन फिर जो नॉलेज ऑफ द फिजिशियन है यानी एफोरिज्म नंबर थर्ड है उसमें क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो चीजें आपको पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ्स वाइज उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में लिखना होता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनल में जो हम लोग प्रिज्म्स पढ़ते हैं या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम में भी हम कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से लिखते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज कि जो एग्जाम पर्पस से एफोरिज्म किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखने होते हैं, या फिर जो हमें याद करना है या फिर जो हम एफोरिज्म्स पढ़ते हैं उन्हें याद करते हैं तो वो कैसे याद करते हैं, या फिर हमें एफोरिज्म्स के अंदर क्या चीज पर्टिकुलरली याद करने की होती है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मुझे थम्स अप भी। ओके, सैयद नमरा ने बोला है कि एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके। ओके बेटा, मैं सिंपल सी चीज ये बता रहा था अभी इसके पीछे कि जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एफोरिज्म्स होते हैं उन्हें हम कैसे याद करते हैं या फिर कैसे लिखना होता है, ये चीज है ना। एंड दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि जो हमारे मतलब एफोरिज्म्स होते हैं जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो फिर हमें उसमें क्या पर्टिकुलर चीज है ना पढ़नी होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई हम पूरे के पूरे एफोरिज्म रटे। ओके। आई होप, वैसे तो जितना मैंने पढ़ाया अभी तक, मैंने जितना बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आया, ताकि मैं आगे बढ़ूं। नहीं तो मैं फिर इसको और एक बार समझाऊं अगर आपका कोई डाउट है तो। देन फिर मैं प्रॉपर पढ़ाना शुरू करता हूँ एफोरिज्म नंबर 3 से। अभी तक का वो समझ में आया ना कि एग्जाम में किस तरीके से एफोरिज्म लिखने हैं और जो है कैसे मतलब एफोरिज्म को मतलब है ना एग्जाम मतलब एफोरिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। समझ में आया? कोई भी मुझे थम्स अप या फिर चैट बॉक्स में यस करके लिख दे अगर समझ में आया हो, या डाउट हो आपका कि मुझे नहीं समझ में आया। कोई भी? ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू गौरी बेटा, आपको समझ में आया। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं मेन एफोरिज्म शुरू करते हैं। जिस किसी की फर्स्ट क्लास है तो मैं पहले बता दूं कि मैंने एफोरिज्म नंबर 1 एंड 2 करा रखा है अभी, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। तो आप एफोरिज्म 1 एंड 2 वहां से देख सकते हैं, है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एफोरिज्म नंबर 3। तो सबसे पहले मैं एफोरिज्म नंबर 3 पढ़ के बताऊंगा, देन फिर मैं उससे रिलेटेड चीजें बताऊंगा। एफोरिज्म नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एफोरिज्म्स में से एक है जो कि आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आने वाला है। और ये फिक्स है कि एफोरिज्म नंबर 3 आएगा ही आएगा। अभी हम रिसेंट की बात करें कि जो 2022 बैच का जो अभी पेपर हुआ था अकॉर्डिंग टू सीबीडीसी पैटर्न, तो उसमें जो है वहां पे एफोरिज्म नंबर 3 के 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब एफोरिज्म नंबर 3 से ही रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। एंड एक तो लॉन्ग आया था और एक शायद शॉर्ट आया था, लेकिन आए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप कि ये एफोरिज्म नंबर 3 है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक तो उसमें क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, है ना। और एक क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, ये वाला जो है क्वेश्चन था। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपके आए थे, एक था नॉलेज ऑफ द फिजिशियन और एक था आपका डिस्क्राइब अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। ओके। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। नॉर्मल इसमें दिया हुआ है, फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस दैट इट्स टू से एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ द डिजीज, नॉलेज ऑफ द। ठीक है, ये मतलब पूरा का पूरा, अब मैं इसको रीडिंग करके नहीं, ये तो आप अपनी बुक से भी रीडिंग मार सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इस एफोरिज्म के अंदर टोटली दिया क्या हुआ है अगर आप इस एफोरिज्म नंबर 3 को देखेंगे। ओके। तो अपोरिज्म नंबर 3 है, अपोरिज्म नंबर 3 में जो मेन मेन चीज दी गई है वो है, अपोरिज्म नंबर 3 क्या है उसमें दी गई है नॉलेज ऑफ द फिजिशियन या फिर क्वालिफिकेशंस ऑफ द ट्रू फिजिशियन। यानी कि एक जो फिजिशियन होता है ना, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए तब वो है, मतलब एक क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक ट्रू फिजिशियन कहलाने के लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए, एफोरिज्म नंबर 1 था। एफोरिज्म नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि फिजिशियन का मिशन क्या होता है, ठीक है। और एफोरिज्म नंबर 1 में ही हमने पढ़ा था कि फिजिशियन क्या होता है, ठीक है। फिर एफोरिज्म नंबर 2 था। एफोरिज्म नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था कि जो है हाईएस्ट आइडल क्योर क्या होता है, ठीक है, कि मतलब है ना हाईएस्ट आइडल क्योर किस तरीके का होगा, रैपिड होगा, जेंटल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 3 में आते हैं कि क्या क्या चीजें जो है ऐसी क्या क्या क्वालिटीज होंगी उसके अंदर, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी जिससे वो ट्रू फिजिशियन कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसमें ट्रू फिजिशियन कहलाने के लिए, नॉलेज ऑफ द डिजीज, ठीक है। नॉलेज ऑफ द डिजीज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द डिजीज क्यों? देखिए, कोई भी फिजिशियन, मान लो, फिजिशियन का वर्क क्या होता है? फिजिशियन का वर्क ये होता है कि किसी भी पेशेंट को उसकी डिजीज को क्योर करना, ठीक है। यही तो है ना वर्क होता है ना फिजिशियन का। तो जब फिजिशियन को किसी भी डिजीज को क्योर करना है, ठीक है,
तो या किसी भी पेशेंट को क्योर करना है, तो सबसे पहली चीज तो उसको ये होना चाहिए कि उसको उस डिजीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर हमको किसी भी डिजीज की नॉलेज होगी कि ये डिजीज एक्यूट है, क्रॉनिक है, किस कॉज की वजह से हो रही है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, या इससे रिलेटेड बाकी सारी चीजें जब हमें नॉलेज होगी तभी तो ही जो है हम उसको क्योर कर पाएंगे, या फिर तभी तो हम अपना रेमेडी सिलेक्शन कर पाएंगे, या फिर तभी हमें इसको मतलब है ना किस तरीके से ट्रीट करना है पेशेंट को, वो सारी चीजें हम डिसाइड कर पाएंगे, है ना, जब हमें डिजीज के बारे में नॉलेज होगी। अगर मान लीजिए हमें डिजीज के बारे में नॉलेज है ही नहीं, मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट आया, मान लेते हैं कि किडनी स्टोन का है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किडनी स्टोन या रीनल स्टोन से रिलेटेड जो फिजिशियन है उसको नॉलेज ही नहीं है कि भाई ये जो रीनल स्टोन होता है ये होता क्या है, कैसे होता है ना, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, XYZ, है ना, इस तरीके की। तो जब तक उसको ये चीज है ना पता ही नहीं होगी, तब तक है ना वो ट्रीट कैसे करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, वहां पे फिजिशियन को क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द डिजीज होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए। सेकंड चीज क्या है फिजिशियन के पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सेकंड क्वालिफिकेशन, वो होती है कि नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन क्यों होनी चाहिए, या नॉलेज ऑफ द मेडिसिन कैसे। देखिए, मान लीजिए कि आपको, जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि रीनल स्टोन का, ठीक है, कि एक पेशेंट आया आपके पास और उसने बताया कि डॉक्टर साहब जो है कि मुझे जो है पेट में पथरी है। ठीक है, ठीक है, चलिए, आपको नॉलेज ऑफ द डिजीज थी, आपको मालूम था कि जो पथरी है या रीनल स्टोन है वो कैसे होता है ना, क्या प्रोग्नोसिस होती है इसकी, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या कॉज होते हैं, वो सारी की सारी चीज आपको पता थी, यानी डिजीज की नॉलेज थी। ठीक है, अब क्या है, अब आपको होनी चाहिए अब क्या है कि भाई अब आपको तो दवाई देनी है, उस चीज से रिलेटेड मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो अब भाई जैसे हमारी होम्योपैथी है, हमारी होम्योपैथी में सिमिलिमम पे वर्क करता है। ठीक है, यानी कि आपको डिजीज की तो नॉलेज थी, अब आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन है, जैसे कि जो रीनल स्टोन है कि वो मतलब है ना कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब जो है कौन सी मेडिसिन है जो उससे सिमिलिमम है, कौन सी मेडिसिन है जो कि है ना कि रीनल स्टोन को ब्रोक करती है, कौन सी मेडिसिन है जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को है ना डायलेट करती है, जिससे है ना रीनल स्टोन है ना आराम से निकल सकता है, इस तरीके से। तो यानी कि आपको नॉलेज ऑफ द मेडिसिन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आपको मेडिसिन की नॉलेज होगी कि हाँ भाई कौन सी मेडिसिन जो है किस तरीके से वर्क करती है, क्या वर्क करती है, क्या सिम्टम्स मतलब है ना, क्या इफेक्ट्स होते हैं उस चीज के, क्या सिम्टम्स होते हैं, तभी तो आप जो है उसे कंपेयर करके, डिजीज की नॉलेज से कंपेयर करके, तभी तो आप है ना उसको दे पाएंगे, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी, है ना। ओके, बच्चों समझ में आ रहा है ना मैं जो समझा रहा हूँ। एक बार मुझे बस कोई यस कर दे या थम्स अप कर दे, और ताकि मुझे ये ना लगे कि हाँ जो है किसी के ऊपर से जा रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। तो ये होता है कि नॉलेज ऑफ मेडिसिन। अब देखो नॉलेज ऑफ मेडिसिन कहाँ से आएगी, नॉलेज ऑफ मेडिसिन जो है हमारे पास आती है, उसका सोर्स क्या होता है हमारे पास, उसका सोर्स होता है हमारे पास हमारी मटेरिया मेडिका, है ना। मटेरिया मेडिका कैसे, वैसे मैं बता देता हूँ नॉलेज ऑफ द मेडिसिन का सोर्स कैसे होता है, क्योंकि देखो मटेरिया मेडिका में क्या होता है कि मटेरिया मेडिका बनी कैसे है। मटेरिया मेडिका हमारी बनी ऐसे है, जितनी भी जो ड्रग प्रूविंग्स हुई थी, जो मतलब हमारे पाइनियर्स थे या फिर जो प्रेजेंट टाइम में भी जितनी भी ड्रग प्रूविंग्स होती हैं, है ना, उनसे जो भी चीजें निकल के आती हैं, फैक्ट्स निकल के आते हैं, उन्हीं से हमारी बन जाती है मटेरिया मेडिका। और जब हम लोग उस मटेरिया मेडिका को पढ़ते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है, वहां से हमें मिलता है नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, सिंपल सी चीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, यानी कि भाई अच्छा, यानी कि ये सिम्टम जो है, ये सिम्टम जो है, इसे मतलब है ना कि अगर मान लेते हैं कि फियर ऑफ डेथ, जैसे हम लोगों ने, मान लो आपने एकोनाइट तो पढ़ी होगी, है ना, तो आपने पता चला कि हाँ एकोनाइट जो है उसमें फियर ऑफ डेथ है। ठीक है, और क्या क्या है एकोनाइट में, है ना, कि एंजाइटी है एकोनाइट में, और क्या है कि वो अपनी डेथ की जो है डेट प्रेडिक्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से, है ना, यानी कि ये मेडिसिन जो एकोनाइट है ना, ये सिम्टम देता है। ठीक है, ये आपको नॉलेज ऑफ द मेडिसिन थी। ठीक, फिर जब पेशेंट आया आपके पास, पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब जो है कि मुझे तो लगता है कि जो है ना कि अब मैं बचूंगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, और जो है ये अगले हफ्ते तक जो है ना, अगले हफ्ते की मान लो 20-30 तारीख तक तो भाई मेरी मौत तय है। ठीक है, यानी कि पेशेंट ने आपको सिम्टम बताया। ठीक है,
है ना, कि ये चीज है कि भाई वो अपनी मौत की डेट प्रेडिक्ट कर रहा है। आपको याद आया कि हाँ ये वाली चीज जो है मैंने पढ़ी थी, किस में पढ़ी थी, कि एकोनाइट में पढ़ी थी, है ना, यानी कि जो आपकी नॉलेज ऑफ द मेडिसिन थी। ठीक है, तो फिर आपने दोनों को कंपेयर किया, एंड देन फिर है ना उसको जो रेमेडी थी वो उसको प्रिस्क्राइब की, है ना, एंड देन फिर वो पेशेंट जो है ठीक हो गया। ठीक है, तो यानी कि आप जो है अगर आपको नॉलेज ऑफ द मेडिसिन है, नॉलेज ऑफ द डिजीज के साथ, तो फिर आपने जो है पेशेंट को देख के उसको वहां पे क्योर किया, एंड देन फिर आप क्या कहलाए, ट्रू फिजिशियन। ठीक है, ट्रू फिजिशियन। अब वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है कि ट्रू फिजिशियन, यहाँ पे वर्ड ट्रू क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, किसी का कुछ चैट आया। सर यस तो सर यस तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ ना। देखो, मैं जो है बेटा गौरी, गौरी बेटा ने ये लिखा है कि सर ये तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ ना। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था उसका। ठीक है, ये जो चीज है कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि मतलब कई सारे सिम्टम्स में मान लो उसका एक सिम्टम ये था। ठीक है, अब मान लो उसके बहुत सारे मतलब है ना, जैसे कि हम लोग पैथोलॉजिकल कोई मान लो ले लेते हैं, और भी कई सारी चीजें होती हैं, है ना, कोई पैथोलॉजिकल डिजीज से रिलेटेड पैथोलॉजिकल सिम्टम ले लेते हैं। कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं हेडिक ले लेते हैं, है ना, बर्स्टिंग हेडिक है, कैसा है, वो सारी चीजें, है ना, तो हाँ कि भाई बेलोडोना में ये है, इस तरीके से। ठीक है, या तो फिर मान लो कोई भी और भी मान लो मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल सिम्टम्स जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में मिल जाते हैं। तो जब हम नॉलेज ऑफ मेडिसिन होती है कि हाँ इस मेडिसिन में ये सिम्टम है, इस मेडिसिन में ये सिम्टम है, तो देन फिर हम लोग है ना कंपेयर करते हैं उसको, एंड देन फिर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड देन फिर वो पेशेंट जो है क्योर होता है। ठीक है, और समझ में आया ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा, गौरी बेटा समझ में आया ना। ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, तो जो मैंने एकोनाइट वाला एग्जांपल दिया ना, तो वो तो सिर्फ एक मतलब मैंने एक माइनर सा एक एग्जांपल था, मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ वही वही चीज है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे कुछ वैसे स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ रहा होगा कि बॉस जो है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये अ, कैसे बताऊं मैं, जैसे कि हाँ ये फियर ऑफ डेथ वाली चीज है कि जो है, छोड़ते हैं चलो इसको यार, वरना आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्टार्टिंग में समझना, ये मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा जो है इसमें दिया हुआ है थर्ड एफोरिज्म में कि फिजिशियन के पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन है उसको कैसे दिया जाना है, किस तरीके से दूंगा मैं तो है ना उसका ज्यादा असर होगा और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो तीसरी नॉलेज क्या है, नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन। देखिए, जैसे कि मान लो पेशेंट आया, पेशेंट ने आपको डिजीज बताई कि है ना कि डॉक्टर साहब जो है कि मुझे ऐसे ऐसे रीनल स्टोन था, है ना, या रीनल स्टोन है ना। अब आपने कि ठीक है रीनल स्टोन से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता थी। फिर दूसरा क्या था कि नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, आपने ये भी मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा हाँ रीनल स्टोन है, ये कंडीशन है, तो फिर इसके लिए जो है मान लीजिए ये वाली जो है मेडिसिन वहां पे है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी मदर टिंचर उठा लिया, मान लीजिए आपने हाइड्रेंजिया मदर टिंचर उठा लिया, या तो फिर आपने है ना कोई भी मान लीजिए उठा ली मेडिसिन, है ना, XYZ। ठीक है, अब क्या था कि आपने नॉलेज ऑफ मेडिसिन भी थी तो आपने मेडिसिन भी सिलेक्ट कर ली। अब तीसरी चीज क्या है कि वहां आपको देना कैसे है, किस तरीके से जो है मतलब वहां पे उसको देना है, मतलब और जैसे कि मान लो आपको ओरल देना है कि मतलब हाँ ग्लोब्यूल्स में डाल के देना है, या तो फिर जो है आपको सीधे टंग पे देना है, या तो फिर जो आपको इनहेल कराना है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रूट से इनहेल कराना है, या तो फिर जो है आपको ऑइंटमेंट देना है जो कि है ना रब करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन की मैं किस तरीके से मेडिसिन दूंगा जिससे कि क्या है कि ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मेडिसिन वर्क करेगी, है ना, उस पेशेंट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए कहा जाता है नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन। जैसे कि हम लोग होते हैं ना, हम लोग कई सारे तरीके से मेडिसिन देते हैं, मतलब कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि हम लोग ग्लोब्यूल्स में भी देते हैं, ग्लोब्यूल्स में भी डाल के देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट टंग डोज देते हैं, कई सारे केसेस में डायरेक्ट टंग डोज देते हैं। कई सारे केसेस में जो क्या है कि मदर टिंचर हम लोग है ना पानी में डाल के, कि आधा कप पानी में 15-15 बूंद या 10-10 बूंद डाल के देते हैं। ठीक है ना,
या तो फिर कुछ केसेस में होता है कि जो है ऑल्फैक्टरी रूट से देते हैं, यानी कि मतलब जो मेडिसिन डालते हैं, देन फिर हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि उसको एक बार लंबी सांस, सिर्फ एक बार लंबी सांस लेने को, कि जो मेडिसिन है स्मेल के थ्रू, वहाँ ऑल्फैक्टरी रूट की थ्रू देते हैं। ठीक है। तो हम लोग केस बाय केस है ना, और केस बाय केस भी है ना डिसाइड कर सकते हैं, या तो फिर जो है और पेशेंट बाय पेशेंट भी है ना डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें है ना कैसे देनी है उसको। ठीक है। जैसे मदर टिंचर्स है, मदर टिंचर ज्यादातर हम लोग जो है और आधा कप पानी में देते हैं। ठीक है। इस तरीके से, तो यानी कि नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए कि किस तरीके से हम मान लो मेडिसिन देंगे तो फिर जो है वहां पे वो बेहतर तरीके से वर्क करेगी। ठीक है। ओके। तो अगर नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन की बात करें कि किस तरीके से दें, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाइवा में पूछते हैं कि बेस्ट रूट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन कौन सा होता है, कि मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिन कौन सा ऐसे रूट से अगर हम मेडिसिन को देते हैं तो जो सबसे अच्छा काम करती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए वाइवा में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बेस्ट रूट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है स्मेल के थ्रू, है ना, या फिर ऑल्फैक्टरी रूट के थ्रू। ठीक है। इसको वैसे मैं डिटेल में तो मैं आगे बताऊंगा जब इसका टाइम आएगा अप्रोच में, तब मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी मान लीजिए कई सारे हो सकता है स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो कि बॉस स्मेल के थ्रू कैसे देते हैं, या तो फिर जो है हमने तो सिर्फ अभी तक ये देखा है कि ग्लोब्यूल्स में देते हैं, या तो फिर डाइल्यूशन देते हैं कि भाई या तो फिर टंग पे डाल लो, या तो फिर डाइल्यूशन ग्लोब्यूल्स में डाल लो, इस तरीके से होता है। ज्यादा से ज्यादा बॉस हमने मदर टिंचर्स को देते हुए देखा है आधा कप पानी में, लेकिन हमने कभी ये स्मेल के थ्रू कभी देते हुए नहीं देखा। तो मैं बता दूं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन के, जैसे मैं बताया ना कि कई सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड क्या होता है कि स्मेल के थ्रू देना, या फिर नोज के थ्रू, ऑल्फैक्टरी रूट के थ्रू। इसमें क्या करते हैं कि जो है ना कुछ ड्रॉप्स लेते हैं, देन फिर जो है उसको और डालते हैं, मतलब ग्लोब्यूल्स में या जिसमें भी। देन फिर क्या होता है कि हम लोग पेशेंट के आगे ले जाते हैं उसकी नोज के नीचे, एंड देन फिर पेशेंट को कहते हैं कि आप इसको एक बार जो है वहां पे इनहेल करें, एक लंबी सांस, मतलब बहुत ज्यादा लंबी सांस नहीं, ऐसे करके नहीं, जैसे एक नॉर्मल सांस होती है ना, ऐसे करके। ठीक है। तो हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि आप एक बार मतलब है ना सांस लें नाक के थ्रू, है ना, वहां पे ऐसे करके, है ना। देन फिर इससे क्या होता है कि जो लंग्स का जो एरिया हो, मतलब जो हमारे ऑल्फैक्टरी रूट से जो है हमारी मेडिसिन जो जाती है हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में जो है ना वो काफी ज्यादा सरफेस एरिया कवर करती है। ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो मेथड है वो सबसे ज्यादा बेस्ट रूट माना जाता है फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन, या फिर इससे सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है। लेकिन जो दूसरा, अगर मान लो कोई पूछे कि मोस्ट अडेप्टेड रूट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन कौन सी होती है, तो मोस्ट अडेप्टेड रूट जो होता है वो होता है हमारा ओरल रूट, या तो फिर लिक्विड फॉर्म में। ओरल रूट में मतलब जैसे नहीं हम लोग लिक्विड के फॉर्म में देते हैं, फिर चाहे तो लिक्विड के फॉर्म में मतलब मोस्टली माना जाता है। वैसे तो हम लोग ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में भी जो है एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन। ठीक है। तो मोस्ट, क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ जाता है। ठीक है। तो ये है। और अगर लिक्विड की बात करें और लिक्विड फॉर्म में है ना एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो ये लिक्विड फॉर्म में जब हम देते हैं तो ये मोर पेनिट्रेटिंग फॉर नर्व होती है और इजीली एप्लीकेबल होते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में अगर हम लोग है ना डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को। ओके। वैसे इतना समझ में आया ना बेटा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो जितना मैंने अभी तक बताया उस चीज को लेके? मुझे बस एक बार कोई। ओके। प्रमोद बेटा, तुम्हें समझ में आया? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना। एक्चुअल में क्या है ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुपरफिशियल की बजाय मैं थोड़ा मतलब और। नहीं सर, अच्छा कोई कंफ्यूजन नहीं मुझे बढ़िया बढ़िया। एक्चुअल में क्या है ना कि मैं थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा सुपरफिशियल पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मतलब थोड़ा सा डीप पढ़ाऊँ इस चीज को रिलेटेड, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट इतना अंदर तक, इतना डीपली क्लियर हो जाए कि मान लो कोई अंदर से भी मान लो आपको है ना क्वेश्चन करे ना कि अच्छा ठीक है, इतना तो आपने बता दिया कि भाई नॉलेज ऑफ द डिजीज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन होनी चाहिए, कि नॉलेज ऑफ द मेडिसिन क्या, कि नॉलेज ऑफ द डिजीज क्या, कि नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, कि उसमें भी क्या, है ना, इस तरीके से। तो मतलब कोई भी अगर आपको डीप भी जाके वहां पे पूछता है ना, तो फिर आप उसका भी आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाए। ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से है ना क्लियर हो। मेरा पर्पस ये है यहाँ पे, ताकि कोई भी आपको चीजें कहीं पे अटका ना सके, है ना, किसी भी अपोरिज्म में। ये नहीं कि बस सुपरफिशियली रीडिंग मार दी मैंने, मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है।
चौथी नॉलेज क्या होनी चाहिए? चौथी नॉलेज होनी चाहिए नॉलेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी। ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट आया, उसकी डिजीज क्या थी कि आपको डिजीज का, ठीक है, रीनल स्टोन है। मेडिसिन आपने मान लीजिए है ना चूज कर ली कि भाई मेडिसिन क्या थी, है ना, वो आपने है ना चूज कर ली। देन फिर जो है आपने किस तरीके से देना है, कि आपको ग्लोब्यूल्स के थ्रू देना है या मतलब मदर टिंचर में देना है, आपने वो चूज कर लिया। ठीक है। अब क्या आता है वहां पे कि अब पोटेंसी कौन सी देनी है। अब मेन जो चीज आती है उसके बाद वो ये होती है कि किस पोटेंसी में देनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है। तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मतलब केस के अकॉर्डिंग, कि भाई ये एक्यूट केस है या फिर ये क्रॉनिक केस है, कैसा केस है ना, पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी कैसी है ना, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप जो है उसकी पोटेंसी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब नॉलेज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी क्यों जरूरी है, कि हमें पोटेंसी की नॉलेज क्यों होनी चाहिए? देखो, अकॉर्डिंग होम्योपैथी ये मानती है कि मान लीजिए अगर आप सिमिलम सिलेक्ट करते भी हैं, देखो हर होम्योपैथी मानती है कि हर चीज एकदम जब परफेक्ट उसमें होगी ना सीक्वेंस में, तभी वो बेहतर तरीके से वर्क करती है। यानी कि आपका जो मान लीजिए कि आपने बिल्कुल सही मेडिसिन है ना सिलेक्ट की, प्रॉपर सिमिलम सिलेक्ट की, सही डोज सिलेक्ट की, लेकिन अगर आपने पोटेंसी गलत कर दी, मान लीजिए आपको देनी थी 200, है ना, आपने दे दी 30, ठीक है, तो वो वर्क तो करेगी, है ना, लेकिन उस तरीके से, मतलब जो उसका प्रॉपर वर्क होता है ना, उस तरीके से नहीं करेगी। ठीक है ना, उसकी जो एफिशिएंसी होगी ना, वो उतनी ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेगी। इस वजह से जो होता है ना कि पोटेंसी सिलेक्शन सबसे मेन पार्ट होता है, मतलब है ना हमारा, किसी को भी है ना मेडिसिन देने का है। ठीक है। तो हमें ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि जो है ना कि कितनी पोटेंसी में देनी है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिन की, तो ऑर्गेनिन में कहीं पे भी इसके बारे में नहीं दे रखा कि मतलब है ना कितनी पोटेंसी में देना चाहिए, है ना, कि मतलब कौन सी पोटेंसी ज्यादा बेहतर रहती है, ये पोटेंसी ज्यादा बेहतर रहती है, ये पोटेंसी ज्यादा बेहतर रहती है। इसका ऑर्गेनिन में तो कोई जिक्र नहीं है। जो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी वाला जो पार्ट है ना, वो आपको मिलता है आपके होम्योपैथिक फार्मेसी में, एक चैप्टर है पोसोलॉजी। ठीक है। है ना, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है इसमें कि कैसे पोटेंसी सिलेक्ट करें। तो इससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो आपका होम्योपैथिक फार्मेसी का एक चैप्टर है पोसोलॉजी, उसमें। और उसमें भी क्या है वहां पे, जो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी है ना, उसमें वहां पे एक वर्ड है ससेप्टेबिलिटी, है ना। जब आप ससेप्टेबिलिटी वहां पे पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट डिफरेंट ससेप्टेबिलिटीज होती हैं ना, उनके अकॉर्डिंग जो है ससेप्टेबिलिटीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसीज जो होती हैं हम लोग उनको देते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसीज में हम लोग मेडिसिन को जो है यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो नॉलेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी होनी चाहिए, और ये आपको मतलब ऑर्गेन से तो नहीं, ये आपको मिलेगी होम्योपैथिक फार्मेसी से, और उसमें भी कहाँ से? पोसोलॉजी से। ठीक है। और ये जो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी जो होती है, हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं? वो हम लोग बेसिस पे करते हैं ससेप्टेबिलिटी के। किसकी ससेप्टेबिलिटी? पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी पे। ओके। एंड डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट, मान लो मेल में, फीमेल में, एज के अकॉर्डिंग, या डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है। एंड इसी वजह से हम लोग है ना पोटेंसीज भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ओके। देन फिर क्या होती है, और देन फिर नेक्स्ट नॉलेज क्या होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर। ठीक है। और फिजिशियन को नेक्स्ट नॉलेज होनी चाहिए नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर। अभी ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर क्या होता है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको नॉलेज ऑफ द डिजीज थी, कि भाई क्या डिजीज, रीनल स्टोन था, आपने मेडिसिन सेलेक्ट कर ली कि हाँ भाई ये मेडिसिन है, ठीक है, कि ये मेडिसिन इसको देनी है। फिर मान लीजिए आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई ये मुझे इसको मदर टिंचर में देनी है, ग्लोब्यूल्स में देनी है, टंग डोज देनी है, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आपने ये भी है ना सिलेक्ट कर लिया कि जो है भाई कि किस पोटेंसी में देनी है, बहुत बढ़िया, है ना। अब जो है भाई आपने दे दी उसको मेडिसिन, ठीक है। लेकिन क्या है कि पेशेंट आपके पास आया और पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब जो है आपने तो मतलब है ना वहां पे दी मेडिसिन, मैं खाई भी बराबर भी, लेकिन जो है मेरे कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है ना, कुछ मतलब है ना असर दिख नहीं रहा है ना। आपने फिर सोचा कि भाई मैंने तो सारी चीजें एकदम सही की, मैंने जितनी भी सीक्वेंस है मैंने उसको पूरा प्रॉपर फॉलो किया, भाई एकदम से मिनिमम निकाली, पोटेंसी भी अच्छी दी, डोज भी एकदम सही सिलेक्ट की, तो फिर वहां पे क्या हो रहा है? ठीक है। अब क्या था कि जो है कि आपने फिर से है ना उसकी केस टेकिंग ली। अब वहां पे पता चला कि जो पेशेंट था ना, वो अभी भी वो क्या था कि वो नॉनवेज काफी खाता था। ठीक है। और नॉनवेज काफी खाता था, और उसको था यूरिक एसिड स्टोन, है ना, और जो है नॉनवेज काफी खाता था। ठीक है। और जो है मतलब है ना पालक आलक इस तरीके की हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीजें भी मतलब काफी ज्यादा खाया करता था, है ना।
अब क्या था कि उसके जो नॉन मतलब इसकी वजह से यूरिक एसिड है ना उसके ज्यादा बन रहा था, एंड देन फिर जो उसका यूरिक एसिड स्टोन था जो, वो मतलब है ना उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, यानी कि वो टूट नहीं रहा था या तो फिर जो है डिसॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, इसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यानी कि जो उसकी क्योर में ऑब्स्टिकल क्या था, ऑब्स्टिकल मतलब बाधा, जो उसकी जो ये नॉनवेज खाने की आदत थी, ये उसकी क्योर में है ना बाधा बन रही थी। क्योंकि जब तक वो भाई वो मतलब नॉनवेज खाता रहता तो भाई उसके में जो है यूरिक एसिड वहां पे ना और ज्यादा बढ़ता रहता है ना। तो वो जो है वो क्या था कि जो उसका स्टोन था उसको ठीक नहीं होने दे रहा था। ठीक है, या तो फिर जैसे कि मान लो कि कोई पेशेंट है कि वो आया आपके पास जुकाम लेके कि डॉक्टर साहब जो है मुझे है ना मतलब जुकाम होता रहता है, मुझे छींकें आती रहती हैं। ठीक है, अब क्या है कि भाई आपने सही पोटेंसी दी, सब कुछ सही दिया, है ना, नहीं ठीक हुआ, फिर दोबारा आया। अब मान लो आपने फिर केसिंग की। अब उसने बताया कि डॉक्टर साहब मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरा दिन तो जो है मैं एसी में काम करता हूँ अपने ऑफिस में, है ना, और जो है फिर उसके बाद जो है मैं फिर अचानक से ही है ना फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ, है ना, मतलब है ना, और धूप में एकदम से इस तरीके का मेरा रहता है। ठीक है, तो वो क्या था उसका अचानक पूरे दिन एसी में रहना और फिर जो है ना अचानक से धूप में बाहर निकलना, वो क्या था उसकी क्योर में बाधा बन रहा था। क्योंकि जब तक वो होता रहेगा तब तक भाई उसका कहाँ से ठीक होगा, है ना। तो अगर मान लो फिजिशियन को नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर होगी, जैसे कि मान लो अगर फिजिशियन को ये पता है कि भाई जैसे कि मान लो रीनल स्टोन वाली बात बताई थी कि ठीक है अगर ये मान लो नॉनवेज खाता रहेगा तो इसमें यूरिक एसिड बनता रहेगा, है ना, इसकी बॉडी में, एंड देन फिर जो है ना उसके यूरिक एसिड स्टोन में वहां पे और मतलब ट्रीट नहीं होगा वो, मतलब है ना और बिल्डअप होता रहेगा। तो फिर क्या है उसने डॉक्टर ने मना किया उसको कि भाई आप नॉनवेज वगैरह जो है अवॉइड करिए। ठीक है, तो नॉनवेज पेशेंट जो था उसने नॉनवेज अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या था कि है ना उस पे जो है फर्क पड़ने लगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी मेडिसिन वगैरह थी वो तो ठीक था, बस जो ऑब्स्टिकल आ रही थी उस ऑब्स्टिकल को हमने हटा दिया जैसे ही, तो क्या था पेशेंट क्योर की तरफ बढ़ने लगा। या तो फिर जैसे कि मान लो वो जुकाम वाला पेशेंट था कि उसको बार बार कोल्ड होता रहता था, तो हमने उसको क्या कहा, हमने कहा कि आप अगर मान लीजिए या तो फिर जो है एसी कम चलाइए, या तो फिर आप जो है अचानक से धूप में जाते हैं तो भाई छतरी छतरी का यूज कीजिए थोड़ा सा, है ना, वहां पे, है ना, धूप में निकलने के लिए अचानक से मान लो अगर इस तरीके से होता है। तो ठीक है, तो ये जो ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर जैसे ही मान लो उसने हटाया, तो जो है पेशेंट जो है क्योर की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसी रीजंस की वजह से जो है जो फिजिशियन होता है उसको नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर होना चाहिए। यानी कि मतलब कि क्योर में कौन कौन सी चीजें बाधा बन सकती हैं, है ना, यानी कि जो उसकी जो डिजीज के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीजें बाधा बन सकती हैं उसको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए। और अगर ये चीज उसको मालूम होनी चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रू फिजिशियन। ओके, और लास्ट में वैसे अगर मैं ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर की बात करूं तो ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर जो है वो दो जगह दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है एफोरिज नंबर 3 में और एफोरिज नंबर 252 में। ठीक है, और ये जो चीज है ना ये आपको वाइवा के टाइम पे जैसे पूछी जा सकती है। इस तरीके से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर जो है वो किस किस अफोरिज्म में मिलता है ना। तो ऐसे ही अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है वाइवा के टाइम पे आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर है वो आपको एफोरिज नंबर 3 और एफोरिज नंबर 252 में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर से ही रिलेटेड मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अकॉर्ड ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर का एक और जिक्र जो होता है आपको मिलेगा एच ए रॉबर्ट्स की फिलॉसफी में। ठीक है, और ये वाइवा का वैसे क्वेश्चन है कि वाइवा में मान लीजिए इन केस, है ना, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि डिफ्लेक्टेड करंट क्या होता है। ठीक है, तो एच ए रॉबर्ट्स ने क्या था कि ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर को कहा था डिफ्लेक्टेड करंट। ठीक है, तो ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, ये चीज मिलेगी आपको एच ए रॉबर्ट्स की जो फिलॉसफी है उसमें आपको देखने को मिलेगी कि एच ए रॉबर्ट्स ने जो है ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर को कहा था डिफ्लेक्टेड करंट। ओके, तो ये सारी जो चीज थी ये थी अप्रोच नंबर 3 की कि नॉलेज ऑफ द फिजिशियन या फिर क्वालिफिकेशन ऑफ द ट्रू फिजिशियन। यानी कि अगर किसी भी फिजिशियन को ये सारी नॉलेज होंगी तभी वो कहलाएगा ट्रू फिजिशियन या फिर अ स्किल्ड प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। ठीक है, अब मैं बताता हूं, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब ट्रू फिजिशियन, ठीक है, या डिस्क्राइब नॉलेज ऑफ द फिजिशियन। ठीक है, तो फिर आपको सबसे पहली चीज एक वहां पे एक हेडिंग लिखनी होगी कि हाँ द नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, मतलब क्या क्या होती है कि नॉलेज ऑफ द फिजिशियन वो चीज होती है, वो नॉलेज होती है कि जो फिजिशियन को होनी चाहिए तभी वो एक ट्रू फिजिशियन कहलाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि फिर आपको ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6
नहीं, चार पांच, ठीक है। ये 5 पॉइंट ऐसे एज इट इज लिख देने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 की ये 5 नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को है ना डिटेल में डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे फिर आप डालेंगे पॉइंट नंबर 1, अगर ये लॉन्ग में आता है फिर डालेंगे पॉइंट नंबर 1 कि नॉलेज ऑफ द डिजीज होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आप डैश लगा के फिर नॉलेज ऑफ द डिजीज में क्या मैंने बताया वो सारी चीजें लिखेंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 डालेंगे कि नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, नॉलेज ऑफ द मेडिसिन। फिर डैश लगा के नॉलेज ऑफ द मेडिसिन को है ना डिस्क्राइब करेंगे। फिर ऐसे ही ऐसे करके ऐसे डिस्क्राइब करना हो। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब नॉलेज ऑफ फिजिशियन, या तो फिर डिस्क्राइब अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, है ना, तो फिर आपको इस तरीके से पूरा का पूरा लिखना होगा कि ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट वो होता है, वो फिजिशियन होता है जिसको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए फिर आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया ना एफोरिज्म नंबर 3 पूरा अच्छे से? क्योंकि मेरे पास 1 मिनट और 1.5 मिनट समथिंग का टाइम है इस मीटिंग में। मैंने सोचा था मैं ज्यादा कवर कर दूंगा, लेकिन क्या था कि डिटेल में पढ़ाने की वजह से क्या है ना कि एफोरिज्म नंबर 3 ही हो पाया। तो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि कोई भी एफोरिज्म पढ़ाऊं, है ना, तो डिटेल में पढ़ाऊं रादर देन कि मैं जल्दी 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 है ना उसको खत्म करूं। ओके। तो बच्चों समझ में आया ना? जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज एक बार मुझे जो है उसमें लिख के बता दें कि समझ में आया ना। ओके ओके ओके। यस बॉस, न्यू बट समझ में काफी कुछ। ओके, थैंक यू। देखो जब आप अब इस एफोरिज्म को पढ़ोगे ना तो आपको और चीजें देखना, जैसे कि मान लो मैंने इतना समझा दिया, अब आप इस एफोरिज्म को बुक से भी पढ़ते हो ना, मान लो इसकी एक रीडिंग मारते हो, तो आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, मतलब एकदम और समझ में आ जाएगा कि जो उसमें बुकिश लैंग्वेज में लिखा होगा ना वो सब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता भी है तो भी है ना आपको अच्छे से मतलब है ना आप उसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। गौरी ने पूछा कि सर मदर टिंचर का क्या होता है, वो बता दो एक बार, ठीक है। वैसे बेटा इसमें तो मेरे पास लेस देन 1 मिनट बचा है इस मीटिंग में। तो नेक्स्ट मीटिंग होगी जब, है ना, या तो फिर मैं मटेरियल को कोई लेक्चर दूंगा ना, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मदर टिंचर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक ब्रॉड टॉपिक है। ओके। तो क्लास कैसी लगी बस मुझे एक बार बता दीजिए कि कंफ्यूजिंग तो नहीं थी या फिर बोरिंग तो नहीं थी कोई भी? ओके ओके ओके। थैंक यू थैंक